बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं तो बोलूँगा और मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार भट्ट। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मायनाज सहाफ़ी, कालमनगार, एंकर पर्सन साजिद विरक साहब। नाज़रीन, इंसान को बुनियादी ज़रूरियात में से एक बुनियादी ज़रूरत उसका घर है, जो हमारे मुल्क की हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से आज आम शहरी इस ख्वाब तो देख सकता है, लेकिन घर की तामीर करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हम साजिद विरक साहब से ये पूछेंगे कि गुजरांवाला में जो इतनी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, इनके पीछे जो डेवलपर हैं वो क्या कर रहे हैं और आम शहरी को घर बनाने में क्या मुश्किलात सामने पेश आ रही हैं। जी साजिद विरक साहब। क्या हाल है भट्ट साहब, खैरियत है? भट्ट साहब, आपका बड़ा सवाल रेलिवेंट है कि वाकई आजकल पाकिस्तान के अंदर जिस कदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, इससे सिर्फ ये ना कोई समझे कि इससे लोगों को घर फराहम होंगे। घर तो लोगों के पास पहले भी हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई पुराने हैं, कोई नए बन रहे हैं या बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक शोबा जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब लोगों को नहीं बताई जाती जब उनको प्लाट फ़रोख्त किए जाते हैं। सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रजिस्टर्ड नहीं होती। एक सबसे अहम वजह ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें होती हैं, मिसाल के तौर पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, उसकी सीवरेज लाइन है, उसकी पानी की लाइन है, या मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली जिसको कहते हैं, गैस का मसला है, तो वो सारे मंसूबे जो है वो उनमें से कोई भी तैयार नहीं होता और ये प्लाट फरोख्त कर देते हैं। और फिर साथ ही साथ ये इन्होंने ये किया हुआ है कि जब ये कोई कॉलोनी डिज़ाइन करते हैं तो नक्शे में जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अपनी फाइल देते हैं पास करने के लिए, तो एक तो ये अदारा उसमें खुद इन्वॉल्व होता है, उसके इलीगली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पता होता है कि ये सारा कुछ है गलत हो रहा है। मैं उसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि मिसाल के तौर पे गुजरांवाला में आपने एक जो हाउसिंग सोसाइटी अनाउंस की है और उस हाउसिंग सोसाइटी के लिए उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, लेकिन उन्होंने नक्शे में जो है वो 10 एकड़ शो की हुई है कि हमारी प्लॉटिंग जो है वो इतनी होगी। अब ऐसा होता नहीं है। फिर वो क्या करते हैं कि आसपास की जो ज़मीन है उसको मतलब उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वहाँ के लोग जो है वो तकाजा करते हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी है, हाँ हमसे आप डील करो, तो फिर उनसे जब डील होती है, उनसे जब पेमेंट का मामला तय पाता है, तो फिर उनको पूरी पेमेंट नहीं की जाती। अच्छा, कौड़ियों के भाव उनसे ख़रीदी जाती है क्योंकि वो सारी एग्रीकल्चर ज़मीन है। अब एग्रीकल्चर ज़मीन इन सोसाइटियों की वजह से सबसे बड़ी बात जो है ना भट्ट साहब, मुझे इस बात का ख़दशा है कि आने वाले वक्त में हम ये जो खाना खाते हैं, ये जो अजनास पैदा करते हैं, जब हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें अनाज कौन फराहम करेगा? क्योंकि अनाज किसान फराहम करता है और वो ज़मीन से हासिल होता है। क्योंकि तो सारी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, यही तो भट्ट साहब अलमिया है। कोई इस पे किसी ना तो हुकूमती अदारों का कोई मतलब है, कोई इंटरेस्ट है इसमें, और ना ही ये समझते हैं मतलब हुकूमती सतह पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि ये सारा काम जो होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे हर चीज़ जो है वो प्लान की जाती है। 50 साल मंसूबा होता है, 100 साल मंसूबा होता है, उसके मुताबिक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। हमारे यहाँ ये है कि काम हम पहले शुरू कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने इसके ऊपर क्या करना है। तो इसके साथ साथ ये मसला है कि एक तो वो आपको याद होगा अभी पिछले साल ही आपको पता है कि एक ही गुजरांवाला ही की हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान उनके मालकान और ज़मीन के मालकान और उनके दरमियान मामला हुआ था, लड़ाई झगड़े तक पहुंचा था, वो यहाँ तक कि उसमें कत्ल भी हुए थे 3 आदमी। तो इस तरह के मामला बेशुमार जगहों पे, किसी एक जगह पे नहीं। और ये नेटवर्क जो है ये
पेशावर से लेके खैबर से लेके कराची तक फैला हुआ है। साजिद साहब, ये तो मामलात हो गए डेवलपर के, इन्वेस्टर के मामला। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आम शहरी की मुश्किलात का सामना जो हो रहा है वो सामने पता चले, वो क्या सामना कर रहे हैं। जी सर, इस हवाले से मैं बट साहब इतना बताना चाहूँगा कि मैंने खुद भी मुशाहिदा किया और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू भी किया है कि उन्होंने बताया है कि जब हम चूँकि इसकी इंस्टॉलमेंट करते हैं, कुछ रकम जो है वो एडवांस ले लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं। अब अगर आपकी कोई 2 इंस्टॉलमेंट्स जो है अगर वो बर वक्त आप पे नहीं करते तो क्या करते हैं, उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि आपका प्लाट जो है वो मनसूख कर दिया जाता है। अच्छा, अब वो जिस शख्स ने मतलब आधी से ज़ायद पेमेंट जमा करवा दी हुई है, वो बेचारा इस मुश्किलात का शिकार हो जाता है कि वो उसको कह देते हैं कि जी अब आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, या तो पूरी की पूरी रकम दें हमें, या फिर ये है कि हम इसको सेल आउट करेंगे। अब फिर ये है कि वो फिर महंगे दामों उसको बेचते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, वो तो किराए के घर में जो रहते हैं उसका किराया नहीं दे रहे, उनको बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, बच्चे घरों में लोगों के मासूम जो हैं वो भूखे बैठे हुए हैं। अभी मैंने देखा है कि जब यहाँ गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद स्कूल खुले हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होने की वजह से स्कूलों में नहीं जा रहे। तो यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं। अब इसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर सी बात है हुकूमत है, अवाम नहीं है। मैं पैसे जमा करके या आप जमा करके या कोई और हमारा दोस्त जो है वो पैसे जमा करके कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके लिए घर बना के दे दूँ। अब आप सोचें कि एक 5 मरले का घर जो किसी ज़माने में मतलब है यहाँ इसी गुजरांवाला शहर में 14-14, 15-15 सौ रुपए का 5 मरले घर मिल जाता था, मतलब प्लॉट मिल जाता था। आज वो 50-50, 60-60 लाख में 5 मरले का घर है। तो कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। अब ये क्या करते हैं कि ये सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों को वर्गला लेते हैं, जैसे मतलब है वो इंसानी स्मगलर करते हैं बैरून मुल्क भिजवाने के लिए। इसी तरह इन्होंने ये एक मतलब मुनज़्ज़म जो है ये एक माफिया है और इसमें बाकायदा हुकूमती अदारे शामिल हैं, वो इससे मुबर्रा नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। अगर कोई मिसाल के तौर पे वहाँ पे कोई घर बना लेता है तो उसको सुई गैस मुयस्सर नहीं है, उसको बिजली मुयस्सर नहीं है, उसको मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुयस्सर नहीं है, पानी वाटर सप्लाई का नहीं है। और ये पंजाब बहरहाल किसी हवाले से खुशकिस्मत है, अगर सिंध में जाएं तो आप वहाँ का बोरिंग का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि पंजाब में और बिलखसूस जिस शहर में हम बैठे हुए हैं यहाँ का पानी आप जो है नल का पी सकते हैं। अदरवाइज जो है जो सूरत हाल इस वक्त काफ़ी इलाकों में तो यहाँ भी पानी की वो सूरत हाल नहीं रही। उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, उसमें काफ़ी मतलब बैक्टीरिया पाए गए हैं और आजकल उस बैक्टीरिया से पता चला है कि डेंगू दोबारा सर उठाने लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो बहरहाल हैं, लेकिन अब इसकी ज़रूरत ये है कि इन अदारों की इस्लाह की जाए, इन लोगों की इस्लाह की जाए, उन पे एक जो इलाके हैं मिसाल के तौर पे ये गुजरांवाला है, अगर इसकी 40 लाख की आबादी है तो 40 लाख की आबादी के हिसाब से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसको नया उसका प्लान तैयार होना चाहिए, हाउसिंग का प्लान ख़ास तौर पे। और उसके बाद ये है कि फिर सबसे पहले उसको बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएँ और साथ ही साथ जो गैर ज़रूरी जो है उनको डिमोलिश किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो ख़तरात ज़ाहिर कर रहा है कि अगर हमारे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम हो गई तो हम बहुत मुश्किलात में पड़ जाएंगे। अच्छा साजिद विरक साहब, ये बताएं कि गुजरांवाला में डिप्टी रजिस्ट्रार हाउसिंग सोसाइटी हाफिज मनीब साहब वो तो दफ्तर में मिलते ही नहीं है। ये आजकल बहुत इश्यूज बने हुए हैं, मीडिया में आ रहा है। जी, अगर एक अफसर अपने दफ्तर में ही नहीं मिलेगा कि आम शहरी शिकायत लेकर कैसे उसको हल करवाएगा, किसके पास जाएगा? बट साहब यही बात है, ये सारी करप्शन है। क्योंकि जिन लोगों से हाउसिंग सोसाइटी के मालकान से इन्होंने मतलब पैसा लिया होता है, जिसकी बुनियाद पे उनको इजाज़त दी होती है, बाज़ लोगों को तो रिटर्न इजाज़त दी जाती
جاتی ہے اور بعض لوگوں کو وربلی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ بنائیں بعد میں دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے کلچر میں اس قدر یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ اب اس کو ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا. اب جب تک یہ قوم ایک نہیں ہوگی تب تک یہ سارے معاملات قطعی ختم نہیں ہو سکتے. اب حافظ منیب الرحمان صاحب کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں بے شمار شکایات ہیں کہ یہ کرپٹ بھی ہیں اور پھر یہ ہے لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. لوگوں کو ملتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ منہ چھپا رہے ہیں اپنا, کیونکہ یہ فیس نہیں کر سکتے عوام کو. لیکن ایک بات میں کروں گا کہ ان کی نیگلیجنسی کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ بلڈرز مافیا یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو مافیا ہے یہ اس قدر مطلب بے خوف ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو کالونی میں جو اپنا پلان کی ہوئی ہیں کہ مساجد کی جگہ رکھی ہوئی ہے, اسکولز کی جگہ رکھی ہوئی ہے, کمیونٹی سینٹر کی جگہ رکھی ہوئی ہے یا پارکوں کی جگہ رکھی ہوئی ہے, ان کو بھی یہ ان پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں. یہ نہیں, جگہ تو خیر بہرحال انہیں کی ہے لیکن ان کو بھی یہ کمرشل کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ سارا انہی لوگوں کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ہے اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے, جن کا نام حافظ منیب الرحمان ہے اور اس طرح کے کئی حافظ منیب الرحمان ہیں. یہ کوئی ایک ادارہ کا کام نہیں ہے یہ, کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے جب مکمل تعمیر ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے پوری کی پوری پیمنٹ کر بھی دی ہے پھر آپ کو پوزیشن نہیں ملتی, یعنی آپ کو قبضہ نہیں ملتا. تو یہ بہت سارے معاملات, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کراچی بھی کافی آنا جانا رہتا ہے اور وہاں تو یہ بہت عام ہے. وہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں تو مالکانہ حقوق ہی نہیں ہے. کراچی میں تو مالکانہ حقوق ہی نہیں ہے, تمام سوسائٹیز جو ہیں وہ پاور آف اٹارنی پہ ہیں. اور یہاں پہ بھی ابھی میں نے ریسنٹلی پچھلے دنوں اپنا وزٹ کیا تھا, یہاں پہ لاہور سمارٹ سٹی بن رہا ہے کالا شاہ کاکو. تو وہاں پہ آپ یقین کریں انہوں نے ریلوے کی جگہ کو مطلب پہ انہوں نے وہاں سے انڈر پاس بنانا شروع کر دیا ریلوے حکام کو باقاعدہ رشوت وغیرہ دے کے. 38 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا اور 38 کروڑ روپیہ دینے کے بعد انہوں نے باقاعدہ وہ جناب بائی پاس بنانا شروع کر دیا. اور پھر اس کی میں نے وہاں پہ جو ہے کمپلینٹ کی اور اس کمپلینٹ کو مطلب پروف کیا. ان کو پروف کرنے کے بعد پھر وہاں کے جو اپنا یہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے جو ہے ڈی ایس او جس کو کہتے ہیں, اس کو باقاعدہ سسپینڈ کروایا, اس کو تبدیل کروایا, اس کی جگہ پہ کوئی اور آیا. اچھا, اب اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو کالا شاہ کاکو رائس فارم ہے اس کی 8 ایکڑ زمین اپنے مطلب وہ کالونی میں شامل کر لیا لاہور سمارٹ سٹی میں. اب وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اب وہ اس کے پیچھے پاکستان کا بہت بڑا آئیکن ہے جس کا نام میاں منشا ہے. اب ڈرتے ہیں افسران. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا آئیکن ہے. اگر ملک ریاض ہے ایک طرف اس سائٹ پہ تو اس کے اور بہت کاروبار ہیں. اس کا آپ کو پتہ ہے چونیاں اپنا پاور پلانٹ, اس کے علاوہ نشاط ٹیکسٹائل مل, اس کے علاوہ MCB. تو یہ اتنے بڑے گروپس کو یہ افسر اپنی نوکریوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر بھی لالچ بھرا پڑا ہے کیونکہ یہ بھی آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ یہ بھی مطلب آگے بڑھے. تو بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ زمین خریدتے ہیں کسانوں سے یا چھوٹے زمینداروں سے, ان کو باقاعدہ پیمنٹ نہیں کرتے. ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اسی طرح, کبھی 20,000 دے دیا, کبھی 50,000 دے دیا, کبھی لاکھ دے دیا, تو ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ مسائل بہرحال بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے میں اتنا ضرور مجھے امید ہوئی ہے کہ بجلی کے بلوں کے معاملے پہ جس طرح پاکستانی عوام نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ تحریک جو ہے یہ ہمارے تمام مسائل کا جو ہے وہ حل ثابت ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے ساجد ورک صاحب کی نہایت اچھی گفتگو سنی. گوجرانوالا میں اور گوجرانوالا کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں ان میں ہر شہری کو مسائل پیش آ رہے ہیں
खुदारा इनको मुतलका अदारे देखें और गुजरांवाला में डिप्टी हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हाफिज मुनीब साहब से भी हमारी गुजारिश है वो अपने दफ्तर में टाइम दें और गुजरांवाला के शहरियों के मसाइल हल करने की कोशिश करें और शहरियों को रिलीफ दें। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।